आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसी से शुरुआत करते हैं। यह पूरा खुली बातचीत है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछो, खुली बातचीत है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपके हिसाब से क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? कितने साल में बन सकता है? कैसे बन सकता है? हाथ खड़े करो, आपके पास माइक आ जाएगा, माइक देते जाओ भाई। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम शुभम राणा है और मैं कुरुक्षेत्र से स्पेशली आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। ये उपलब्धि जो आप लोगों ने हमें दी है देश की बात करने की, शायद ही बहुत ही कम हमें अवसर मिलते हैं। और मैं सर लॉ का छात्र हूँ अभी और फाइनल लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा कि नंबर 1 बनाने के लिए इंडिया को सबसे पहले हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। और जो युवा आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन युवाओं की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आज की, उनमें वो मुकाम हासिल करने की शक्ति है जो शायद हम किसी भी प्रकार की भी परिस्थिति में या किसी सुविधा से वंचित रह के हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें छात्रों की, मानिए आज छात्रों के हितों में जो सरकारें फैसला ले रही हैं वो बहुत ही घृणा करने वाली चीज़ें हैं। मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता हूँ। मानिए मेरे पिताजी किसान हैं और घर में कोई अन्य आय का साधन नहीं है और मुझे स्टडी करने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप अभी कॉलेज में हो? जी सर। कौन से कॉलेज में? सर मेरा भारत कॉलेज ऑफ लॉ है सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बबैन में। और सर हमें जो अधिकार दिया गया था 10% रिजर्वेशन का, हरियाणा में उसको भी 5% दिया जा रहा है, जबकि संविधान के उल्लंघन में ऐसा किया जा रहा है। सर मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो ये लेके आते हैं उनको धरती पे, उनको जमीनी स्तर पे लागू किया जाए और ऐसे ही देश नंबर 1 आगे बन सकता है और युवा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। भारत माता की। इन्होंने कहा शिक्षा बहुत जरूरी है, अभी उस पर लंबी चर्चा करेंगे। और कोई? माइक देते जाइए, माइक पकड़ाते जाइए। नमस्कार सर। सर 2 चीजें हैं, ईमानदार राजनीति और शिक्षा पे ध्यान जो आप दे रहे हो, उससे राष्ट्र नंबर 1 बन सकता है। धन्यवाद। हाँ बच्चे। जय हिंद सर, मेरा नाम अंजलि कादर है, मैं पंडित नेकीराम कॉलेज से सिर्फ और सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछने आई हूँ। सबसे पहले आपका मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर एक देश नंबर 1 तभी बन सकता है जब एक देश की बेटी नंबर 1 बने, क्योंकि सर हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। सर हम अपने माँ बाप को कह के कि हम बाहर निकल रहे हैं और हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हमारे दिल की बात है। मैं सहमत हूँ, ये इनके दिल की बात इन्होंने अपनी नहीं बल्कि जितनी बेटियाँ आज अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, किसी काम के लिए निकलती है, उनके माँ बाप को इतनी चिंता रहती है कि पता नहीं सुरक्षित वापस आएगी क्या। बच्चियों को इतनी चिंता रहती है कि हम सुरक्षित वापस जा पाएंगे क्या। इसी वजह से कई बेटियां आगे पढ़ने या नौकरी करने से वंचित रह जाती हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर, लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, इसमें सारे पूरे सिस्टम की बात है कि आज 75 साल के बाद जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? क्या हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब भगवंत जी की सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, हम घर घर में जाके यही बोलते थे कि ऐसा क्यों है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एसपी की, डीएसपी की, आईजी की, डीआईजी की, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें पैसे चलते हैं। जब उसमें पैसे चलते हैं, कोई पैसे देके एसपी बनेगा, कोई पैसे देके डीएसपी बनेगा, तो फिर वो तो बलात्कारी के साथ ही जाएगा। फिर जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो वो बलात्कारी से पैसे लेके पैसे निकालेगा अपने। जब से ये बने हैं, एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, पुलिस की एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पंजाब में पैसे नहीं चलते, जाके पूछ लो किसी से भी।
अगर हमारा सिस्टम ईमानदार होगा, अगर हमारी पुलिस ईमानदार होगी, मजाल जो किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले नमस्कार आपको, मेरा नाम नितिन वर्मा है और सर हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए सर हम आपके बहुत थैंकफुल हैं सर। आज सबसे पहले सर, कहाँ से हो सर? मैं रोहतक से हूँ और सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। और सर मेरा क्वेश्चन सर अरविंद सर आपसे है कि सर जिस प्रकार हमारे रोहतक में पीजीआई कर्मचारी लगने के लिए करीबन 3 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के उसमें सर, तो क्या सर इसका कभी अंत हो पाएगा? दिल्ली में हो गया, पंजाब में भी हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ईमानदार सरकार चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि केजरीवाल शिक्षा फ्री में क्यों देता है, केजरीवाल दवाइयां फ्री में क्यों देता है, लोगों का इलाज फ्री में क्यों कराता है। ये तो फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री की रेवड़ी है। एक चीज बताओ, मैं अपने पैसे से तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा है नहीं। दिल्ली सरकार ने कोई कर्जा नहीं लिया कहीं से, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है हमारी सरकार के ऊपर। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, जब से हमारी सरकार आई है नफे में चल रही है, पॉजिटिव चल रही है सरकार। हमने क्या किया? हमने करप्शन खत्म कर दिया। करप्शन खत्म करके पैसे बचने लगे, पैसे बचने लगे, उससे नए नए स्कूल बनवा दिए, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर जब और पैसे बच गए तो बिजली भी मुफ्त कर दी, फिर और पैसे बच गए तो सड़कें भी बना दी और पानी भी मुफ्त कर दिया। तो भ्रष्टाचार खत्म, पहले कहते थे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? हो सकता है, करके दिखाया है। दिल्ली में भी किया है, अब पंजाब में करके दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आज हमारे देश में एक माहौल ऐसा बन गया जैसे हरियाणा के अंदर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? ठीक किया कि गलत किया? आज सरकारी स्कूल में आदमी बड़ी मजबूरी में अपने बच्चे को भेजता है, जब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। इन्होंने पहली चीज तो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी, बेड़ा गर्क कर रखा इन्होंने सरकारी स्कूलों में। देश के अंदर 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 80% सरकारी स्कूल कबाड़ खाने से भी ज्यादा खराब है इनकी हालत। तो जो बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में वो मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के पास पैसे नहीं होते, उनके घर में पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, और वो स्कूल भी बंद करते जा रहे हैं। देश के अंदर जगह जगह अलग अलग राज्यों में सुन रहा हूं मैं, यहां इतने स्कूल बंद कर दिए, यहां 1000 स्कूल बंद कर दिए, यहां 1500 स्कूल। तुम अगर स्कूल बंद करते जाओगे तो गरीब अपने बच्चों को कहां भेजेगा? और अगर गरीब अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, आज देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 18 करोड़। ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। अगर ये 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह गए तो देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने बच्चों के लिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अमेरिका उठा के देख लो, लंदन उठा के देख लो, जापान उठा के, हर देश ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था। गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी उन्होंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था, इसलिए वो अमीर बने। हम जब तक अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे, हम अमीर देश नहीं बन सकते, गरीब के गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। ये कहते थे सरकारी स्कूल चल नहीं सकते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर दो, प्राइवेट में भेज दो अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। आपने देखा, जाके देखे दिल्ली के अंदर? दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। अमीर लोग भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इस बार 450 बच्चे हमारे आईआईटी के अंदर, उनका एंट्रेंस में, जब ये भगवंत मान जी बोल रहे थे,
जब मैं आईआईटी में गया था उस साल मैं अकेला आईआईटी में गया था हिसार से। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से, हर सरकारी स्कूल में से 4 बच्चे आईआईटी के अंदर जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, एक कारपेंटर का बच्चा, लड़का कारपेंटर 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीना कमाता है, उसका लड़का आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में चला गया। जब वो निकलेगा 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह होगी। तो कारपेंटर की तो जिंदगी बन गई, परिवार गरीबी से निकल गया कि नहीं निकल गया। मैं हमेशा कहता हूं, एक पीढ़ी के अंदर हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो। लेकिन सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? माइक देते जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर किधर है? अच्छा, हाँ सर, मेरा नाम लोकेश है और मैं नजफगढ़ से हूँ। रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दिल्ली और पंजाब में बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, जो कि लोगों की बेसिक नीड है, लेकिन सर हमारे देश में संसाधनों की कमी है और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बिजली पानी को आगे कैसे टैकल करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मेक इंडिया नंबर 1 में बिजली पानी का क्या योगदान रहेगा? देखो, ये आजकल जो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि बिजली फ्री क्यों दे रहे हो जी, पानी फ्री क्यों दे रहे हो। अभी तक नेता क्या करते थे? पैसे खूब कमाते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपने पैसे स्विस बैंक में ले जाते थे। जनता को कहते थे, आप कुछ भी काम कराने जाते थे, कहते थे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। हम लोगों ने सरकार बनाने के बाद देखा कोई घाटे में नहीं चल रही, सरकार के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा चोरी कर रखा इन्होंने। उस पैसे को बचाना चालू किया हमने। दिल्ली के अंदर हर काम में पैसा बचाते हैं और वो जो पैसा बचा उससे हमने गरीबों की बिजली मुफ्त कर दी, उससे हमने जनता का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों के स्कूल बनवा दिए, अपने अस्पताल, खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने। 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया अभी 5 महीने के अंदर, दवाइयां मुफ्त कर दी। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अभी मैं देख रहा था जर्मनी ने अपने सारे नागरिकों का पूरा ट्रैवल फ्री कर दिया। बड़े बड़े जितने, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा मुफ्त की हुई है अपने बच्चों की, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की हुई हैं अपनी, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यात्रा मुफ्त की हुई है अपने लोगों की। तो आप मुफ्त तभी कर सकते हो जब आप ईमानदार सरकार चला रहे हो। जो सरकारें मुफ्त नहीं करती इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, वो पैसे कमाना चाहती है, स्विस बैंकों में लेना चाहती है। अभी दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, ये हमारे एमएलए खरीदने के लिए हमारी सरकार गिराने के लिए आए, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे एक एमएलए को। कहां से आया जी ये पैसा? 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे। कहां से आया ये पैसा? सरकार से ही तो निकाला इन्होंने। जो आपका टैक्स का पैसा है, पेट्रोल डीजल का पैसा है, वही तो निकाला इन्होंने। ये चोरी हम नहीं करते, एमएलए हम नहीं करते, एमएलए नहीं खरीदते, सरकारें नहीं गिराते, ईमानदारी से काम करते हैं, सारे काम होंगे। अगर ईमानदारी से होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और कोई? सर नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा नाम ज्योति अलावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हूँ। मैं हरियाणा के एमएलएज और एमपीज की मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष की पहली रिसर्च है। तो मेंटल हेल्थ पे जी सर। तो मैं अपने डेटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे एमएलएज और एमपीज से मिली हूँ, हरियाणा के लगभग सबसे ही मिली हूँ। तो कोई कहता है भारत को विश्व गुरु बना देंगे, कोई इंडिया को नंबर 1 बना देंगे। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे कि केजरीवाल बना देगा तो नहीं बनेगा। मैं इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे, किसी तरह से
माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है, उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। जब हमारा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा ना, 130 करोड़ लोग, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, ये जिन MP MLAs की आप स्टडी कर रही हो, तो कभी नहीं होने वाला। इन्होंने 75 साल खराब कर दिए और 75 साल खराब कर देंगे। हम अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन नेताओं को भी हमारी सुननी पड़ेगी। फिर सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ऐलान करा। उन्होंने कहा पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 14,500 सरकारी स्कूल। मेरा यह कहना है देश में 10.5 लाख स्कूल हैं सरकारी। अभी पहली बार में 14,500 करेंगे तो ये 10 लाख सरकारी स्कूलों का तो 100 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारी राज्य सरकारों को एक साथ लेते हैं और ये 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर हमने सारे स्कूल एक साथ ठीक कर दिए। मान साहब ने कसम खाई है अगले 5 साल में पंजाब के सारे स्कूल ठीक कर देंगे। अगर 5 साल में हम 2 राज्यों के स्कूल ठीक कर सकते हैं तो केंद्र सरकार 5 साल में पूरे देश के सारे 10.5 लाख स्कूल तो ठीक कर ही सकती है। अब वॉर मिशन पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन काम आपने करना पड़ेगा। आप अगर नेताओं से सोचोगे ये भारत को नंबर 1, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये देखेंगे उनके दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कैसे बनाया जाए। थैंक यू सर।